दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक इनकम टैक्स की सीरीज़ फ़िलहाल स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें सारे चैप्टर्स विथ रिवीजन प्लस अमेंडमेंट आपको इस वीडियो सीरीज़ में देखने के लिए मिलेंगे। और इसमें मैं जो भी चीज़ डिस्कस करके दे रहा हूँ सभी चीज़ों को मैं आपके लिए अवेलेबल करवा दूंगा पीडीएफ नोट्स के अंदर टेलीग्राम में। टेलीग्राम का ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है। मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा अगर फुल मार्क्स अगर आपको टैक्सेशन में चाहिए तो। सबसे पहली बात, वीडियो को देखिएगा देन नोट्स को रीड आउट कीजिएगा। नोट्स का पीडीएफ ले लीजिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी पढ़ने के लिए। सेकंड थिंग, जब आप पढ़ेंगे तो वीडियो देखने के बाद जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रॉपर रिकॉल आएगा। सारी अमेंडमेंट मैं इसके अंदर कवर्ड अप कर चुका हूँ आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ सर क्वेश्चन बैंक अगर आपको करना हो तो एक इनकम टैक्स का मास्टर ब्लास्टर है, वेबसाइट का लिंक यहाँ पे गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के, वहाँ से जाके आप बाय कर सकते हैं। हार्ड बुक आपके घर पे आ जाएगी, उसमें आपके सारे लेटेस्ट स्टडी मैट के क्वेश्चंस और पास्ट ईयर जो भी हैं कवर अप हैं। उससे बाहर आईसीएआई से पूछेगा नहीं क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी एडजस्टमेंट है मैं कवर अप कर चुका हूँ। तो ये अभी फ़िलहाल मैं इनकम टैक्स की सीरीज़ चला रहा हूँ आपके लिए स्पेशली, और ये जो सीरीज़ है ये आपकी रिवीजन सीरीज़ है। प्लस एक होती है मस्ट डू लिस्ट इनकम टैक्स की, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा जैसे ये कोर्स खत्म होगा उसके बाद। अगर आपको मास्टर ब्लास्टर चाहिए, मास्टर ब्लास्टर और मस्ट डू लिस्ट में अंतर है कि मस्ट डू लिस्ट में हर चैप्टर के 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं और मास्टर ब्लास्टर में जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑल वैरायटी ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड इन अ मास्टर ब्लास्टर। तो अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप वो वेबसाइट से ले सकते हैं। और अगर आपको पीडीएफ रिवीजन नोट्स चाहिए होंगे जो मैं आपको वीडियो के दौरान सिखा रहा हूँ, तो वो भी जो मैंने फुल लेक्चर सिखाए हैं उसी में से मैंने पार्ट्स को स्प्लिट करके एक सिंगल पार्ट बना के मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्योंकि क्लास में तो मल्टीपल रिवीजन चल रहे होते हैं, तो जो लास्ट रिवीजन होता है मैं उसको क्लब करके आपके लिए ये जो वीडियो है वो डेडिकेटेड प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ चीज़ें हो सकती है जो वीडियो में मैं सिखाऊँ और नोट्स में ना हो, क्योंकि नोट्स है रिवीजन पर्पज़ के लिए और जो वीडियो में मैंने पढ़ाया है वो सारी चीज़ें हैं जो मैं क्लास के अंदर डीपली सिखाता हूँ। तो डीपली हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि हमें टाइम रिस्ट्रिक्टेड में कम पीरियड में ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन पूरा एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़रूर पढ़ लेंगे विथ इन अ फ्यू मिनट्स। तो अभी जो भी आप सीरीज़ देखेंगे अगर आपको कोई पार्ट ना मिले तो आप परेशान मत होना। प्लेलिस्ट मैं एक बना रहा हूँ इनकम टैक्स मई 21 और नवंबर 21 की प्लेलिस्ट, उसमें इनकम टैक्स के सारे रिवीजन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और नोट्स के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है या फिर ऐसी कोई बात जैसे आपको कोई दिक्कत आती है तो आप 9354719404 पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, वो भी व्हाट्सएप पे। ओके, थैंक यू। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज इस पार्ट में हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रिवीजन करने जा रहे हैं। ज़रा एक बार शुरुआत से तमीज़ से स्टार्ट से एंड तक हम याद करेंगे, पूरे प्रोविजंस को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और जितनी भी नेसेसरी एक्सप्लेनेशन है इस रिवीजन के दौरान मैं सारी आपको दूंगा। और अगर आपको लगेगा कि कोई कॉन्सेप्ट आप भूल रहे हैं तो आप अपने लेक्चर्स में से जाके उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप अपनी बुक्स में से उसको प्रैक्टिस करेंगे और जो आपके पास क्वेश्चन बैंक है इनकम टैक्स का उसको आप प्रॉपर वे में रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, सेक्शन नंबर 56 यहाँ पे आता है और सेक्शन नंबर 56 ये कहता है दिस इज द चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। वो ये कहता है कि जो इनकम कहीं भी कवर्ड नहीं होती है, एक बार बोलो, जो इनकम कहीं भी कवर्ड नहीं होती है, जैसे जो सैलरी में नहीं आती, जो हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आती, जो कैपिटल गेन में नहीं आती, जो पीजीबीपी में नहीं आती, वो इनकम अदर सोर्स के अंदर आती है। जिसमें से कुछ इनकम के जो हमारे प्रॉपरली एग्जाम में पूछा जाता है उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे डिविडेंड इनकम, इनकम इंटरेस्ट इनकम हो गई, आपकी गिफ्ट इनकम हो गई, डिविडेंड के साथ साथ यहाँ पे कैजुअल इनकम हो गई, और आप यहाँ पे फैमिली पेंशन को ले सकते हो, कीमन इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकते हो, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पे ले सकते हो, फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस मनी ले सकते हो। ये कुछ इनकम है जो आपको लेनी है और कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी है जो कि कहीं और कवर अप नहीं होती तो उसको यहाँ पे हम लेते हैं। ये बात क्लियर है। एक बार दोबारा से मैं इसी बात को रिवाइज कराऊं। सेक्शन 56 चार्जिंग सेक्शन ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो ये कहता है कि जो इनकम कहीं और टैक्सेबल नहीं हो पाती, जो किसी और हेड में नहीं आती, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। जैसे आपकी इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, गिफ्ट की इनकम, ठीक है, और इसमें आप कैजुअल इनकम भी डाल सकते हो, ह्यूमन इंश्योरेंस पॉलिसी डाल सकते हो, ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज डाल सकते हो, और इसके अंदर आप फॉर फ्यूचर ऑफ एडवांस मनी भी डाल सकते हो। और ये सारी ही कुछ बातें हैं, अगर मेरे से कुछ छूट गई हो तो सॉरी ऑन माय साइड, ये आपको पढ़ना है। और प्लस कोई भी इनकम जो छूट गई वो यहाँ पे आ जाएगी जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ अब तक। अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन ऑल प्रोविजन। सबसे पहले है टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट या टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट। गिफ्ट में क्या होता है कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, मेरी तरफ ध्यान से सुनो, अगर आपके पास एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है और अगर जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉय को
5,000 रुपये या उससे ज़्यादा का कोई गिफ्ट देता है इन काइंड, 5,000 तक का गिफ्ट है माफ़ है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा है तो हम इसे टैक्सेबल कर देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। लेकिन अगर उसने कैश निकाल के दिया है, अपने पॉकेट में से कैश निकाल के दिया है, तो कैश चाहे 1 ही रुपये क्यों ना हो वो टैक्सेबल हो जाएगा। इन काइंड है तो 5,000 की लिमिट चेक की जाती है। दूसरी बात है कि लेट सपोज कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का एग्जांपल मैंने हमेशा दिया आपको। कोई अगर डॉक्टर है वो अपने किसी भी क्लाइंट का कोई सर्विस देता है, कोई ऑपरेशन करता है और उसको वहाँ से कोई गिफ्ट मिला, तो यहाँ पे कहा जाता है कि इसको पीजीबीवी के अंदर आप इंट्रोड्यूस करेंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में नहीं आएगा, ना तो इस सैलरी में आएगा, क्योंकि आपको बिजनेस और प्रोफेशन की वजह से कोई गिफ्ट मिला है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और सैलरी में ना आके पीजीबीवी के अंदर आता है। फिर बात करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें आएगी। मनी है, मूवेबल है, मनी है, मूवेबल है, इमूवेबल है। अगर मनी है और एग्रीगेट जो मनी किसी से भी मिला आपको, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है, ध्यान सुनेगा, मनी जो आपको मिला अगर वो एग्रीगेट 50,000 से ज़्यादा है तो ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाता है। सर फुल्ली टैक्सेबल का मतलब क्या होता है कि देखो अगर आपको 55,000 मिला तो ऐसा नहीं होगा कि 50,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, रिमेनिंग 5,000 इज टैक्सेबल, नहीं, फुल 55,000 इज टैक्सेबल। दिस इज द एग्रीगेट एंड दिस इज द फुल्ली टैक्सेबल। इसके बाद आता है इमूवेबल और मूवेबल। तो मूवेबल में जैसे आपकी शेयर्स हो गए, आपकी सिक्योरिटीज़ हो गए, ठीक है, आपकी ज्वेलरी हो गई, आपकी ड्राइंग हो गई, आपकी पेंटिंग हो गई, आपके स्कल्पचर हो गए, आपके आर्कोलॉजिकल कलेक्शंस हो गए और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट हो गया, तो ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। अब इसी में एक चीज़ और आएगा, क्या फ़ोन और कार या फिर मतलब कैमरा, क्या ये चीज़ें आती है? सर नहीं, हम बात कर रहे हैं शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर, एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। शेयर, सिक्योरिटी, स्कल्पचर और उसके बाद ड्राइंग, पेंटिंग, ज्वेलरी, एनी वर्क ऑफ आर्ट और आर्कोलॉजिकल कलेक्शन और स्कल्पचर। अगर मैं भूल गया हूँ तो इसको बार बार पढ़ो, 2-4 बार पढ़ो, एक बार और पढ़ो। शेयर, सिक्योरिटी, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, स्कल्पचर और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। तो यहाँ पे 2 चीज़ें पूछी जाती है, विदाउट कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन है। अगर विदाउट कंसिडरेशन है यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो यहाँ पे कहा जाता है जो एग्रीगेट अगर फेयर मार्केट वैल्यू, क्या कहा मैंने? एग्रीगेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। क्या मनी में फेयर मार्केट वैल्यू चेक करने की जरूरत है? नहीं। एग्रीगेट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू अगर 50,000 को ज़्यादा जाता है या क्रॉस करता है तो भैया उसकी हम क्या काउंट कर लेंगे, यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं कि 50,000 से ज़्यादा है तो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें शेयर था, तो शेयर इस कैटेगरी में आएगा। क्वेश्चन है स्टडी मेट में आपके, वहाँ पे शेयर ही लिखा गया है, तो इस कैटेगरी में आएगा। उसके बाद है विद कंसिडरेशन है, विद कंसिडरेशन है बट लो कंसिडरेशन है, या फिर आई से एक और वर्ड यूज करता है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन यानी जितनी फेयर मार्केट वैल्यू थी उतना ने देके कुछ कम दिया। लेट सपोज 80,000 का शेयर था, एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, और उस बंदे ने 80,000 ना देके 60,000 दिए, तो भी तो 20,000 का डिफरेंस रह गया। तो वही वो कह रहा है फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इफ डिफरेंस इज एक्सीडिंग द 50,000। यहाँ पे क्या कहा गया, अगर ये जो डिफरेंस है फेयर मार्केट वैल्यू का और कंसिडरेशन, सर आपने तो 80 और 60 कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, डिफरेंस जो है वो 20,000 है। अगर ये डिफरेंस 50,000 या उससे ज़्यादा का है तभी हम इसको टैक्सेबल करते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अब बात आ जाती है यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में 2 क्वेश्चन है, विदाउट कंसिडरेशन है या विद कंसिडरेशन। विदाउट कंसिडरेशन है तो भैया हम बोलेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। अब 2 चीज़ें याद रखनी है एमसीक्यू के लिए कि अगर शेयर्स वगैरह की कैटेगरी है, मूवेबल्स की कैटेगरी है, तो वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू चेक करते हैं, बट इमूवेबल की कैटेगरी में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू चेक करते हैं। अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो फुली टैक्सेबल है। अगर लो कंसिडरेशन है या फिर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन है तो भैया आपको दिखना है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू माइनस कंसिडरेशन अगर ये 50,000 से ज़्यादा है। एंड यहाँ पे कहा गया कि जो कंसिडरेशन ले रहे हो उसका 110% से ज़्यादा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, यानी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 110% ऑफ कंसिडरेशन। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो भैया जो डिफरेंस है वो टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। ठीक है, ये हमारा गिफ्ट का टॉपिक था। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, फिर एक मीनिंग आती है रिलेटिव की। तो सबसे पहले तो एचयूएफ की बात कर लेते हैं। एचयूएफ का कोई भी मेंबर जो है वो रिलेटिव डेफिनेशन में आता है। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडिविजुअल की, ठीक है, असेसी या इंडिविजुअल, तो इसमें देखो कुछ चीज़ें याद रखनी है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब असेसी है, असेसी के मम्मी पापा, ठीक है, प्लस उनके भैया भाभी प्लस उनके स्पाउस रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड है। लेकिन मेरी स्पाउस के मम्मी पापा प्लस उनके भैया भी तो आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि असेसी के इंडिविजुअल है मम्मी पापा, और मम्मी पापा के भाई बहन और उनके स्पाउस कवर्ड होते हैं। लेकिन मेरी वाइफ के मम्मी पापा तो हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा के भाई बहन भी कवर्ड है, लेकिन मम्मी पापा के भाई बहन के स्पाउस कवर्ड नहीं है। उसके बाद इसने कहा कि स्पाउस
जो है उसके ब्रदर सिस्टर कवर्ड है, और स्पाउस के मम्मी पापा के ब्रदर सिस्टर कवर्ड है। स्पाउस के वर्ड सुनेगा, स्पाउस के मम्मी पापा कवर्ड है, भाई बहन कवर्ड है, भाई बहन के स्पाउस कवर्ड है, और मम्मी पापा के जो भाई बहन है उनके स्पाउस कवर्ड नहीं है। ध्यान से सुनेगा, अगेन गलती हो जाएगी। अगर मैं एसएससी हूँ, एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एसएससी हूँ, मेरे मम्मी पापा के भाई बहन और उनके स्पाउस तो कवर्ड है, लेकिन मेरी वाइफ के जो मेरी स्पाउस है उसके मम्मी पापा तो कवर्ड है, उनके भाई बहन भी कवर्ड है, लेकिन उनके स्पाउस कवर्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कहा गया स्पाउस के भाई बहन कवर्ड है और उनके स्पाउस कवर्ड है, मेरे भी भाई बहन कवर्ड है, उनके स्पाउस कवर्ड है, लेकिन बच्चे जो हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे, वो मेरे कवर्ड है, मेरे स्पाउस के कवर्ड है, हम दोनों के कवर्ड हैं, लेकिन बाकियों के लिए यहाँ कुछ नहीं लिखा गया। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन था उसमें भांजी आ जाता है, भतीजी आ जाता है। अब भतीजी कहीं भी इस डेफिनेशन में लिखा है, स्पाउस लिखा है, स्पाउस चाइल्ड नहीं लिखा, भैया लिखा है, भैया का बच्चा नहीं लिखा। तो थोड़ा सा शार्प माइंड देना पड़ेगा, वरना आपसे एग्जाम में गलती इस टॉपिक को लेके हो सकती है। उसके बाद है गिफ्ट कहाँ कहाँ से एग्जाम्प्ट है। तो देखो, ओकेजन ऑफ मैरिज एग्जाम्प्ट है, उसके बाद रिलेटिव से मिला तो एग्जाम्प्ट है। अब समझा रिलेटिव क्यों पढ़ाया मैंने आपको, रिलेटिव यहाँ पे आता है। और दूसरी बात, आपको इनहेरिटेंस मिला, ठीक है। उसके बाद कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ मिला, चलेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा है ट्रस्ट और एनजीओ से मिला, हॉस्पिटल से मिला, यूनिवर्सिटी से मिला, लोकल अथॉरिटी से मिला, आपकी किसी रिलेटिव ने कोई ट्रस्ट बना रखी है वहाँ से मिला, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें कवर्ड होती हैं। अंडर सेक्शन 47 भी कुछ है, लेकिन मैंने कहा था कि अभी वेट कीजिए, कैपिटल गेन में हम इसके बाद पढ़ेंगे। कैपिटल गेन में कुछ चीज़ें हैं सेक्शन 47, वहाँ पे हम पढ़ेंगे, अभी मैं इसको रोक रहा हूँ, और उसे भी एग्जाम्प्ट माना जाता है। एग्जाम्पल है पार्टीशन ऑफ HUF। एक HUF में 10 लोग रहते थे, HUF का बंटवारा हो गया, 10 लोग को उनकी चीज़ें दे दी गई बांट के, तो इस केस में गिफ्ट नहीं माना जाएगा। ये समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, ओकेजन ऑफ मैरिज है। क्वेश्चन में ICAI क्या करता है, बार बार मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे कवर्ड अप नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी भी कवर्ड अप नहीं है, ओनली मैरिज, पहली मैरिज, जिस समय आपको दूल्हा करार किया जाता है, जिस समय आप बोलते हैं कबूल है, उस मोमेंट को आप जिंदगी भर कबूल है बोलेंगे, उस पर नहीं चलेगा। पहली बार जब आप शादी करते हैं बस वो वाला मोमेंट कवर अप होता है। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 49(4). ये क्या कहता है, यहाँ पे आपको राम और हनुमान का एग्जाम्पल मैंने दिया था। अगर आपने मेरे से क्लासेस नहीं ले रखी है तो डोंट वरी, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर राम जी है, राम जी ने क्या किया, एक गिफ्ट दे दिया हनुमान जी को। ध्यान सुनेगा, राम जी ने हनुमान जी को एक गिफ्ट दे दिया। अब अगर राम जी हनुमान जी को कुछ देते हैं तो इसे ट्रांसफर नहीं माना गया। सेक्शन 47 कहता है कि भैया दिस इज नॉट अ ट्रांसफर, और 47 जो है वो कैपिटल गेन का टॉपिक है। कैपिटल गेन में ट्रांसफर को प्रॉपर समझेंगे, अभी नहीं समझना है, बस एक चीज़ समझो कि कैपिटल गेन ने बोला है कि ये ट्रांसफर नहीं है, ठीक है। बट अगर हनुमान जी उसके ऊपर प्रॉपर टैक्स पे कर देते हैं, तो जिस अमाउंट पे हनुमान जी ने टैक्स पे किया, वो उनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाती है। ये यहाँ पे इस सेक्शन ने बताया है, और इसके ऊपर स्टडी मैट में क्वेश्चन भी है। अगर आप मेरे साथ पढ़ा होगा तो मैंने आपको दिखाया होगा, बाकी आपने किसी और टीचर से क्लास ली होगी तो उन्होंने भी बताया होगा, अदरवाइज आप स्टडी मैट देखना, आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी स्टडी मैट में क्वेश्चन था बड़ा सा। अब वहाँ पे क्या बताया गया था, जरा ध्यान सुनेगा, कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आया कि मान लो 2020 में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आप चेक कर रहे हो, लेकिन मैंने 2017 में 1 लाख 2 लाख रुपए टोकन अमाउंट दे दिया था। कैसे दिया था, कैश नहीं चलेगा, आपने RTGS किया है, NEFT किया है, या फिर भीम UPI किया है, चेक किया है, DD बना के दिया है, तभी चलेगा। तो उस दिन की आप स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करोगे, ना कि आज की, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अमाउंट दे दिया था। ये प्रोविजन ये कहता है। इसके बाद है 43 CA। इसमें देखो ज़्यादा चीज़ तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपसे कहा था कैपिटल गेन और PGB पढ़ने के बाद ही क्लियर होगा, और तब तक के लिए होल्ड करो इस टॉपिक को। बट इसका क्रक्स मैंने थोड़ा सा बताया था। पहली चीज़ कि कैपिटल एसेट की यहाँ पे बात होती है अदर सोर्स के अंदर, ना कि कार, बाइक और वॉच की, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कैपिटल एसेट है तो 50C आपको पढ़ना पड़ेगा, क्या होता है 50C में देखेंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई बंदा इक्विटी शेयर को ट्रेड करता है, जैसे क्वेश्चन स्टडी मेट में वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि शेयर के ऊपर कि ही द पर्सन डीलिंग इन दैट शेयर, दिस इज द बिजनेस कोर्स, मतलब वो पर्सन उस बिजनेस में डील करता है ऑन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस।
तो ये पीजीबीपी का मैटर हो जाता है, ना कि अदर सोर्स का। ठीक है, तो शेयर उस बंदे के लिए अदर सोर्स में आते हैं जो डीलिंग नहीं करता। लेट सपोज मुझे ही इंटरेस्ट इनकम आ रही है, बट मैं शेयर में, मेरा बिजनेस नहीं है शेयर खरीदने बेचने का, मैंने खरीद लिए हैं, अब डिविडेंड आता है, तो अदर सोर्स है। लेकिन मैं उसी का व्यापारी हूँ, खरीदा आज, कल बेचा, आज खरीदा बेचा, पीजीबीपी ही वो हो जाएगा, ना कि अदर सोर्स। ये छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताने की कोशिश की गई थी। उसके बाद एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे एग्जांपल साइड कर देते हैं। टैक्सेबिलिटी ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम में देखो क्या क्या आता है, कार्ड गेम आ जाता है आपका, उसके बाद क्रॉसवर्ड पजल्स आता है, टीवी पे कोई शो हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो वो भी यहाँ पे आता है। इसके बाद ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रिसोर्सेज भी यहाँ पे आता है। बट यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, जरा ध्यान सुनेगा, कि टैक्स रेट कैजुअल इनकम का 30% होता है, प्लस यहाँ पे कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। इसलिए मैंने 57 और 58 में ये पॉइंट नहीं लिखवाया था, मैंने आपसे कहा था, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको अगेन रिपीट नहीं कर रहा। इस पर कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होता। जैसे कोई पर्सन लॉटरी खेलने गया, गैम्बलिंग खेलने गया, उसने 2 करोड़ रुपए कमाए, कह रहा है 1 करोड़ तो मुझे आने जाने का खर्चा, मेरे खाने पीने का खर्चा लग गया। ऐसा कोई खर्चा कैजुअल इनकम में अलाउ नहीं होता। प्योर जो भी मिला है, ग्रॉस, नॉट अ नेट, ग्रॉस अमाउंट पे, मैं अगेन कहूंगा एग्जाम में अगर फंसाया तो आप फंस जाएंगे। नेट अमाउंट नहीं लेना है, ग्रॉस अमाउंट पे आपको 30% का टैक्स लगाना होता है। ठीक है, इसके बाद आता है टैक्सेबिलिटी ऑन इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। यहाँ पे 2 बातें आती है कि रेस हॉर्सेस को यहाँ पे कवर्ड अप किया गया है, ना कि अदर एनिमल। एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको और लिखवाया था कि इनकम फ्रॉम ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ एनी अदर एनिमल, अगर अनर एनिमल है तो वो पीजीबीपी में आता है, अदर सोर्स में नहीं आता है। यहाँ पे सिर्फ तभी आएगा जब ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस है तो। ठीक है, इसके बाद है इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम में फुल एग्जाम्प्ट की लिस्ट है कुछ, वो मैंने आपसे कहा था, एक बार पढ़ लीजिए मेरे साथ। आपको इसको 2-4 बार पढ़ना है और इस पे याद करने पे आपको दिमाग लगाना होगा। मैं सच बोल रहा हूँ, यहाँ पे ऐसी चीज़ है कि 2-4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे सेविंग अकाउंट से आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो अगर सिंगल अकाउंट है 3500 अलाउ है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो 7000 तक इंटरेस्ट आपको अलाउ हो जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया आपने बॉन्ड में तो 10-15 में अलाउ है। रिलीफ बॉन्ड बाय आरबीआई है तो सेक्शन 10-15 में अलाउड है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड है 10-11 में अलाउड है। नेशनल प्लान सर्टिफिकेट है 10-15 में अलाउड है। डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशूड अंडर गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 10-15 में अलाउड है। गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड में अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो 10-15 में अलाउड है। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड, ये थोड़ा सा नया मैंने ऐड किया था, ये लिस्ट में नहीं था आपके। इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम फ्रॉम यूटीआई और म्यूचुअल फंड है तो 10-35 में अलाउ है। इसके बाद एक चीज़ और आती है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लेट कंपनसेशन। ये वाली चीज़ क्या थी, मैं आपको कैपिटल गेन से बिलोंग करके बता रहा था कि कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट आपकी एसेट को कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, तो उसके बदले में वो आपको अमाउंट पे करती है। तो जब वो अमाउंट पे करने में डिले करती है तो जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपका अदर सोर्स में आता है, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करती है कि भैया हमसे गलती हो गई, हमने आपको लेट पे किया, ड्यू डेट पे नहीं कर पाए, तो हमसे ब्याज लीजिए। तो ये जो ब्याज है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स पे आता है। और 57 सेक्शन 57, ये मैंने 57 में नहीं लिखवाया है, यहाँ पे लिखवाया है, इसलिए मैंने 57 में रिपीटेशन नहीं किया है। सेक्शन 57 कहता है 50% ऑफ दिस इंटरेस्ट विल बी अलाउड। आपके स्टडी मेट में सेम क्वेश्चन है 2 to 3 मार्क्स का, आप जाके एक बार देख सकते हैं। 50% आपका अलाउ होता है जब आपको इंटरेस्ट मिलता है। कब सर? दैट इज लेट कंपनसेशन, कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके। इसके अलावा कोई भी इंटरेस्ट अगर ऐसे देता है तो फुल्ली टैक्सेबल है। तो मैंने तो फुल्ली टैक्सेबल और अदर इंटरेस्ट वाला कोई क्वेश्चन देखा ही नहीं अब तक, बस यही देखें जो मैंने आपको बता दिए, और ऐसे ही क्वेश्चन इस पर बनते हैं। नाउ फॉर फीचर ऑफ एडवांस मनी, तो देखो इसके ऊपर मैंने सबसे पहले आपको एग्जाम्पल बताया था, फिर प्रोविजन बताया था। एक बार एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको आपके फ़ोन में ये ऐसे देख रहे हो तो इसको ऐसे कर लेना, आपको पूरी स्क्रीन प्रॉपर दिख जाएगी, क्योंकि इनकम टैक्स के जो भी बच्चे लेक्चर देखते हो, मोबाइल ऐप पे देखते हो, ऐसे देखते हो, प्रॉपर दिखता है। आप ऐसे देख रहे हो तो हो सकता है छोटा दिखे, तो प्लीज़ इसको लैंडस्केप में कर लेना, तभी आपको टैक्स समझ में आएगा। इसमें क्या होता है कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट अमेंडमेंट के बाद का पढ़ रहे हैं, पहले का मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। पहले की कहानी हम कैपिटल गेन में डिस्कस करेंगे, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। सर कैपिटल गेन इतनी बार बोल दे रहे हो, आप भूल गए तो मैं नहीं भूलूंगा, डोंट वरी। देखो कैपिटल गेन में क्या होता है कि यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई भी प्रॉपर्टी सेल करने की बात करता है। लेट सपोज मैंने कहा जी ये जो मेरा घर है मैं आपको 30 लाख का दे दूंगा। आपने कहा सर ठीक है 30 लाख का दे दो, ये लो जी 2 लाख रुपए। हम आपका घर देख के, स्टूडियो देख के बहुत खुश हुए, ये हमें 30 लाख का दे दो। मैंने कहा ठीक है ये दो 30 लाख। मैंने अपनी जेब में 30 लाख डाली, समझो मेरी बात, मैंने जेब में 30 लाख डाले, बट 30 लाख तो उसने दिए नहीं ना, दिए तो 2 लाख थे। अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, यानी पैसे तो आए नहीं मेरे हाथ में। अच्छा, दोबारा से क्वेश्चन को समझो। हमने बात की, एक एग्रीमेंट किया कि भैया आप मुझे आज से 6 महीने बाद 6 मंथ के पीरियड में मेरे 30 लाख रुपए मुझे दे दोगे।
उसने भी पैसे मुझे नहीं दिए, उसने सिर्फ मुझे एक टोकन अमाउंट दिया है जो कि 2 लाख है। अब बाद में क्या होता है, ध्यान से सुनेगा, बाद में वो पर्सन मुझे खुद ही बोलता है कि सर मैं नहीं ले पाऊंगा। मैंने कहा क्यों सर? वो कोरोना वायरस आ गया, लॉकडाउन हो गया, भारत में मंदी आ गई, हमारे पास पैसे हैं नहीं सर, बचे नहीं हैं, और मेरे अम्मी अब्बू मना कर रहे हैं सर, मैं दे नहीं पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। अब ये जो 2 लाख थे इसको मैंने जब्त कर लिया, मैंने उसको वापस नहीं किया। तो इनकम टैक्स क्या बोलता है? दिस इज फॉरफीचर। आपने क्या किया? जब्त कर लिया इस पैसे को, आपने उसको वापस नहीं किया, तो ये 2 लाख रुपए आपकी इनकम है, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एक बार दोबारा से बोलता हूँ कि 2 पर्सन्स कमिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेलिंग और बाइंग अ प्रॉपर्टी। यहाँ पे पूरा अमाउंट तो मुझे अभी नहीं मिला है, लेकिन एक टोकन अमाउंट मुझे मिला है, तो ये टोकन अमाउंट फॉरफीट हो जाता है इस केस में अगर सामने वाला बंदा मना कर देता है परचेज करने के लिए उस प्रॉपर्टी को। यहाँ पे यही लिखा गया है, इफ एनी पर्सन हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल एनी कैपिटल एसेट एंड सम एडवांस मनी वाज रिसीव्ड बट द बायर रिफ्यूज द परचेज the capital asset and advance money is forfeited, shares shall be considered to be income under the other source। इसके बाद है फैमिली पेंशन। फैमिली पेंशन के कॉन्सेप्ट में हमने क्या पढ़ा था कि देखो, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ पैसे दे रहा है तो वो सैलरी के अंदर पेंशन में आता है, लेकिन अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई, समझो एम्प्लॉय नहीं रहा, एम्प्लॉय के बिहाफ पे किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उसे फैमिली पेंशन कहा जाता है। और इसी के साथ एक बात और हमने इसमें ऐड की कि इसमें जो ICI है वो कहते हैं सेक्शन 57 की डिडक्शन आती है, इसलिए मैंने 57 में से नहीं लिखवाया है, मैं इसलिए इसको डायरेक्ट यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ कि 57 में कहते हैं कि 1/3 ऑफ दिस पेंशन इज एग्जाम्प्ट और 15,000 विच एवर इज, यहाँ पे बताया मैक्सिमम टू 15,000 कि 1/3 और 15,000, मान लो 1/3 आ रहा है 30,000 और जो मैक्सिमम है वो 15,000 है, तो 15,000 एग्जाम्प्ट करके बाकी पे आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल देना पड़ेगा। कौन देगा? एम्प्लॉय तो रहा नहीं, उसकी फैमिली मेंबर जो इस पैसे को रिसीव कर रहे हैं वो। तो इसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया और एक रूल समझा, फैमिली पेंशन टैक्सेबल है, एग्जाम्प्ट अमाउंट है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन 15,000 पर एनम, लोवेस्ट ऑफ 1 और 2। इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा था। फिर एक की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इसमें देखो 2-3 चीज़ें आती हैं। अगर जो इंश्योरेंस भरा गया है, की मैन इंश्योरेंस में होता क्या है पहले समझो। की मैन इंश्योरेंस में क्या होता है कि ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है या जिसकी वजह से हमारी कंपनी को बहुत प्रॉफिट हो रहा है, या फिर जो चला गया तो मेरी कंपनी को बहुत नुकसान हो जाएगा। दिस इज द की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसकी हाउनो पे, जिसकी टेक्नोलॉजी पे हमारी कंपनी का इनोवेशन डिपेंड करता है। जैसे एप्पल कंपनी के लिए थे स्टीव जॉब्स, की मैन पर्सन। तो इसके लिए क्या करता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का इंश्योरेंस लेके रखता है, इसे कुछ हो गया तो हमारी कंपनी को नुकसान ना हो। तो अगर ये पैसा एम्प्लॉयर खुद ले रहा है तो इसे PGPP में ले जाया जाता है। अगर ये वो पैसा एम्प्लॉय को दे देता है, एम्प्लॉय को देता है जो इंश्योरेंस का पैसा है, तो इसे कहाँ रखा जाता है? इसे रखा जाता है सैलरी में। लेकिन अगर मान लो एम्प्लॉय नहीं रहा, उसके बिहाफ पे किसी अदर पर्सन को देना पड़ा, तो ये अदर सोर्स में आता है। ठीक, ओके। नाउ माय डियर फ्रेंड, डिविडेंड इनकम। अब डिविडेंड इनकम को थोड़ा ध्यान से सुनना, इस पर पूरा हमने एक लेक्चर लगा के समझा था। देखो 2 टाइप से इनकम होती थी, पहले कुछ और होता था, अब कुछ और होता है। अगर आपने अमेंडमेंट नहीं पढ़ी है तो मैं कह नहीं सकता, अमेंडमेंट नहीं भी पढ़ी है तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको दिमाग में जाने देना, ठीक है, क्योंकि अमेंडेड होने के बाद में पढ़ा रहा हूँ। पहले पिछले साल इसका रूल कुछ और था, अब इसका रूल कुछ और है। अगर फॉरेन कंपनी आपको कोई डिविडेंड दे रही है तो पूरा टैक्सेबल है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ओके, पहले क्या होता था कि शुरू में क्या होता था कि जो इंडियन कंपनी है वो टैक्स देती थी, शेयर होल्डर नहीं देता था। फिर उसके बाद रूल बना कि 10 लाख तक कंपनी देगी, उसके बाद शेयर होल्डर देगा। लेकिन अब क्या हुआ है, अब लॉ पूरा चेंज हो गया है। यहाँ पे अब जो वर्ड है वो ये है कि अगर इंडियन कंपनी कोई डिविडेंड देती है तो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल होगा। तो पहले का लॉ, पहले का प्रोविजन आपने क्या पढ़ा था उसको साइड कर दीजिएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूँ अमेंडेड है, तो इस पर हम लोग डिस्कशन ना करें तो बेहतर होगा। और अगर आपको डिस्कशन करनी है तो आप फुल लेक्चर किसी भी टीचर के लेंगे या मेरे ही लेंगे, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। पुरानी बातें ना करके जो लेटेस्ट है वो समझते हैं कि अब फॉरेन कंपनी हो या इंडियन कंपनी हो, इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर टैक्सेबल होता है। चलिए सर, अब इसमें हमने देखा कि इसकी जो लॉ की मीनिंग होती है बहुत कम होती है। लॉ में बहुत छोटा बताया गया है, लेकिन इनकम टैक्स के अंदर इसको 5 हेड में बांट दिया गया है, 5 पॉइंट्स में बांट दिया गया है। जैसे 5 पार्ट्स में 222 A B C D E, ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं इसके, 1 बाय 1 सारे समझने हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स। इस केस में नॉर्मल कोर्स है, एक इसका भाई आएगा वो होगा लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के केस में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। इसमें मैंने आपको ये समझाया कि कोई कंपनी है वो डिविडेंड डायरेक्टली ना देके कह रही है हम आपको अपनी एक यूनिट दे देते हैं, असेट की एक यूनिट दे देते हैं। तो इस केस में कहा गया कि जो शेयर होल्डर है उसे पैसे तो मिले नहीं,
लेकिन यूनिट जो मिल रही है एज अ असेट मिल रही है, पैसे के बिहाफ पे असेट मिल रहा है, कैश एंड बैंक ना मिलके असेट मिल रहा है, तो इसको हम डिविडेंड मानते हैं। कहाँ तक? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक, वेदर कैपिटलाइज और नॉट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिवेंचर्स, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट, ईटीसी। तो इस पे देखो सबसे मस्त मैंने एक चार्ट बनाया था, अगर ये चार्ट आपको याद है तो आपको याद आ जाएगा। अगर डोमेस्टिक कंपनी है, वर्ड क्या था? डोमेस्टिक कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी अगर बोनस देती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर बोनस देती है, बोनस शेयर देती है, ध्यान सुनिएगा, बोनस क्या है सर? शेयर। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बोनस शेयर दिए जाते हैं तो ये गिफ्ट की कैटेगरी में आता है, लेकिन शेयर होल्डर को ही बोनस शेयर दिए जाते हैं तो ये आपके डिविडेंड इनकम की डेफिनेशन में नहीं आता। और यहाँ पे वर्ड क्या है सर? यहाँ पे गिफ्ट ना बोल के हम इसको क्या बोलेंगे? डीम डिविडेंड। हम बोलेंगे कि आपको डीम डिविडेंड मिला। एक बार दोबारा से बोलता हूँ, बोनस शेयर अगर दिए जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो इसको डीम डिविडेंड माना जाता है, लेकिन शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो नहीं माना जाता। क्यों? शेयर होल्डर कहता है यार पहले तुम मुझे 10 शेयर के बदले में 100 रुपये दे रहे थे, अब 20 शेयर के बदले में 100 रुपये दे रहे हो, कोई मेरा फायदा तो है नहीं, तो इस केस में डीम डिविडेंड नहीं माना जाता। डीम डिविडेंड एमसीक्यू बन सकता है भैया, केस स्टडी बन सकती है, 2 to 3 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। हमें ये बताओ कि इक्विटी शेयर को हमने बोनस शेयर दिए और प्रेफरेंस शेयर को बोनस शेयर दिए, क्या ट्रीटमेंट होगा? तो इस केस में जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर है उसको डीम डिविडेंड माना जाएगा, टैक्सेबल किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर है उसे इनकम नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके सब नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, प्रॉफिट इंप्रूव नहीं हो रहा। दूसरा है डिबेंचर सर्टिफिकेट, बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट है, अगर ये शेयर होल्डर को दिए जाते हैं, शेयर होल्डर को दिए जाते हैं तो इसको हम डीम डिविडेंड मानते हैं। ये है हमारा 222B। ठीक है, इसके बाद हम आगे आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ असेट्स ऑफ लिक्विडेशन ऑन लिक्विडेशन। तो देखो पहले वाले केस में क्या था? नॉर्मल कोर्स था, इसमें लिक्विडेशन का केस है। लिक्विडेशन केस में कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है, कैश नहीं है, बैंक नहीं है कि वो आपको दे, तो यहाँ पे कहा जा रहा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक कंपनी अगर आपको कोई भी असेट का पार्ट देती है इन केस ऑफ लिक्विडेशन तो इसे डीम डिविडेंड माना जाता है। ठीक है, इसके बाद रिडक्शन एंड डिक्रीज इन शेयर कैपिटल। तो यहाँ देखो मैंने समझाने के लिए आपको एक एग्जांपल दिया था, मैंने कहा था आपने एक टॉपिक पढ़ना है अकाउंट के अंदर या फिर एडवांस अकाउंट में, न्यू सिलेबस में एडवांस अकाउंट में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो एडवांस अकाउंट में एक टॉपिक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। क्या होता है कि 10 रुपये के शेयर को, कंपनी की हालत अच्छी नहीं है, वो क्या कर रहे हैं? कंपनी को रिड्यूस कर रहे हैं, इसलिए रिडक्शन बोला जाता है वहाँ पे। तो 10 रुपये का जो शेयर कैपिटल है उसे घटा के 5 किया जा रहा है। ठीक है, सुनिएगा, 10 रुपये का शेयर कैपिटल उसे घटा के 5 किया जा रहा है और बचे हुए 5 को कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? डीम डिविडेंड इसलिए बोला जा रहा है कि एक तो तुमने कम किया और जो कम अमाउंट था वो वाला अमाउंट तुमने शेयर होल्डर को पे करने की कोशिश की, तो यहाँ पे हम इसे डीम डिविडेंड मानेंगे। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ा होगा। नहीं समझ में आया तो आप, मैं दोबारा से एक बार सिंपल टर्म्स में अगेन बता रहा हूँ, एग्जाम्पल भी मैंने आपको क्लास के दौरान लिखवाया था। मैंने कहा कि अगर एक शेयर होल्डर है उसे उसका शेयर कैपिटल घटाया जा रहा है, लेकिन जितना घटाया जा रहा है उतना उसको कैश और बैंक में पे किया जा रहा है, तो ये उसके लिए डीम डिविडेंड माना जाएगा अंडर द इनकम टैक्स। और कौन सा हेड होगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओके, नाउ वी हैव अ लोन एंड एडवांसेस बाय क्लोजली हेल्ड कंपनी। तो इसमें देखो बहुत सारी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान सुनिएगा। पहली चीज़ तो ये क्लोजली हेल्ड है, पब्लिकली हेल्ड नहीं है। आपका एक क्वेश्चन है स्टडी मेट में और हमने किया भी था क्लास के दौरान, अदरवाइज आप खुद से एक बार स्टडी मेट जाके देखो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? क्लोजली हेल्ड और वाइडली हेल्ड। क्लोजली हेल्ड मतलब प्राइवेट कंपनी, वाइडली हेल्ड मतलब पब्लिक कंपनी। जिस कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट है और जिस कंपनी में पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, तो ये प्रोविजन ऑलवेज उस कंपनी पे लगेगा जिसपे पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ? जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है। अगर पब्लिक का इंटरेस्ट है तो भैया ये प्रोविजन आप पे नहीं लगता, इसलिए बोला क्लोजली हेल्ड यानी प्राइवेट कंपनी। अब यहाँ पे बोला क्लोजली हेल्ड कंपनी है, अगर वो किसी ऐसी कंसर्न को जिसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% और मोर है उसे अगर लोन और एडवांसेस देती है तो डीम डिविडेंड माना जाता है। अगर ऐसे शेयर होल्डर को दे रही है जिसकी शेयर होल्डिंग जो है वो 10% और मोर है और उसे लोन एडवांस दिया जा रहा है, तो भी आप इसे कहेंगे कि ऐसे केस में ये जो लोन एडवांस है इसे डीम डिविडेंड माना जाएगा। क्लोजली हेल्ड कंपनी किसी भी एनी पर्सन को बेनिफिट दे रही है या किसी के बिहाफ पे बेनिफिट दे रही है और 10% और मोर की होल्डिंग है तो इसे भी डीम डिविडेंड माना जाएगा अगर उस पर्सन को लोन और एडवांस दिया जा रहा है। ये मैंने आपको सिखाया था। फिर मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ें एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तक होगी। फिर लास्ट में मैंने आपको 2 बताए थे, क्लोजली हेल्ड पे अप्लाई होता है, क्लोजली हेल्ड पे होता है, वाइडली हेल्ड पे नहीं होता है। उसके बाद मैंने कहा था कि अगर लोन और एडवांस देना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है, मतलब वो कंपनी इसी का काम ही करती है कि वो लोन एडवांस ही दे। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जैसे मेरा टीचिंग है, मेरा लोन एडवांस नहीं है, बट किसी कंपनी का अगर लोन एडवांस ही है तो उस केस में ये प्रोविजन नहीं अप्लाई होता। उसके बाद हमने ये देखा था, एक कंपनी चार्ज इंटरेस्ट और लोन
और रीपेड देन ऑल्सो इट इज ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। कि अगर मान लो वो पर्सन बाद में क्लेम करता है कि यार वो तो मुझसे ब्याज ले रहे थे या फिर मैंने तो लोन रीपे कर दिया है, इस केस के अंदर भी इसे डीम्ड डिविडेंड की कैटेगरी में ही रखा जाएगा। ये मैम ने पढ़ा था। उसके बाद टैक्सेशन और बायबैक। अब बायबैक के केस में क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ 23.296% का ब्याज लगता है। कितना लगता है? 23.296%। एज पर सेक्शन 115 QA, इफ डोमेस्टिक कंपनी बायबैक इट्स शेयर, अगर एक डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है तो उसे 23.296% का ब्याज देना पड़ता है। और कैसे दोगे आप, एक बार देखो, बायबैक का जो प्राइस है माइनस इशू प्राइस, बायबैक का प्राइस माइनस इशू प्राइस आप कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा। और 1034A के अंदर ये एग्जाम्प्ट होता है इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, यानी ये जो टैक्स है ये कंपनी पे करेगी 23.296% का बायबैक के केस में। बायबैक प्राइस माइनस इशू प्राइस, ठीक है। इसके ऊपर हमने क्वेश्चंस भी देखे थे। इसके बाद है अदर इनकम टैक्सेबल इन द अदर सोर्स। अदर सोर्स के अंदर कुछ इनकम है जो अभी हमें और देखनी है, जैसे MP MLA की सैलरी। तो MP MLA की जो सैलरी है वो कभी सैलरी हेड में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो उनका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एम्प्लॉयर है, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ पब्लिक। तो उनकी जो सैलरी है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आएगा। बट उनको जो डेली अलाउंस दिया जाता है वो अंडर सेक्शन 1017 जो है एग्जाम्प्ट किया जाता है। कोई भी अवार्ड है, पद्म रत्न है या फिर भारत रत्न है, अगर गवर्नमेंट किसी को कोई अवार्ड दे रही है तो ये 1017A के अंदर एग्जाम्प्ट माना जाता है। अगर कोई अदर पर्सन किसी को अदर अवार्ड दे रहा है तो ये टैक्सेबल है अदर सोर्स के अंदर। एग्रीकल्चर इनकम, अगर भारत के बाहर की कोई जमीन है वहां से एग्रीकल्चर इनकम है तो ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। लेकिन अगर भारत की भूमि है तो एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम्प्ट किया गया है 10(1) के अंदर। रेंटल इनकम के अंदर 3 है कैटेगरी, जैसे रेंट ऑन असेट है। रेंट ऑन असेट में मतलब अदर देन हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी तो हाउस प्रॉपर्टी के हेड में आता है। तो अदर कोई प्रॉपर्टी है जैसे फर्नीचर हो गया, ऐसी कोई चीज़ है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आती है। अगर एग्रीमेंट सेपरेट नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था एग्रीमेंट सेपरेट होना, जहाँ पे लिखा होना कि भैया रूम की इतना चार्ज किया है, फर्नीचर कितना चार्ज किया है, खाने का इतना चार्ज किया है, लाइट कितना चार्ज किया है। अगर सेपरेट है तब तो अदर सोर्स में जाता है, सॉरी अगर सेपरेट है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है। लेकिन अगर सेपरेट नहीं है, एग्रीमेंट सेपरेट नहीं है, कंपोजिट एग्रीमेंट है, तो फिर भैया यहाँ पे आपका अदर सोर्स के अंदर आता है। फिर है रेंट ऑफ सबलेटिंग हाउस, मैंने आपको किराए पे दिया, आपने किसी और को दे दिया, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आता है ना। रॉयल्टी इनकम, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। डायरेक्टर की फीस, अगर डायरेक्टर हमारा एम्प्लॉय नहीं है कंपनी का और वो सिर्फ सिटिंग फीस ले रहा है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको टैक्सेबल होगा। अगर कोई टीचर है, पेपर चेकिंग कर रहा है, सेमिनार कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है, पेपर सेटिंग कर रहा है या पेपर चेक कर रहा है, लेकिन वो एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल नहीं है, ध्यान सुनेगा, एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल नहीं है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। अगर एम्प्लॉय ऑफ द स्कूल है तो सैलरी के अंदर आता है। इसके बाद है शेयर इशूड एट प्रीमियम। किसी पर्सन ने, अब यहाँ पे वर्ड क्या है जरा ध्यान से सुनेगा, यहाँ पे क्लोजली हेल्ड है या फिर अनलिस्टेड कंपनी है। अगर ऐसे लोगों ने, अनलिस्टेड कंपनी है, क्लोजली हेल्ड ने क्या किया, प्रीमियम पे शेयर इशू कर दिया, तो इशू प्राइस माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, जो डिफरेंस होगा उस पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ पे 2 चीजें होती है, मेरा एम्प्लॉय मुझे छोड़ के जा रहा है, मैं उसे सैलरी दे रहा हूँ, अमाउंट दे रहा हूँ, वो सैलरी हेड के अंदर ही आता है। लेकिन यहाँ पे आपका एम्प्लॉयर, आपका बॉस आपको पैसे नहीं दे रहा, दूसरी कंपनी आपको पैसे दे रही है छोड़ने के ऊपर, आपके वहां से जाने के ऊपर, आपके मॉडिफिकेशन के ऊपर। तो जो दूसरी कंपनी ने आपको पैसा दिया, आपका एम्प्लॉयर नहीं, दूसरी कंपनी का एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट कौन कौन मेंटेन करता है, मैंने आपसे बताया कि PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर एक्रूअल बेसिस, कैश बेसिस दोनों चलता है। सिर्फ 2 ही हेड के अंदर चलता है। MCQ में पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि किन किन लोगों को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया कि 2 मेथड है, दोनों में से कोई भी चूज आप कर सकते हो एज पर द चॉइस ऑफ द असेसी, ठीक है। कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस दोनों पे से कोई भी एक आप चूज कर सकते हो, और PGBP और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में ये लगता है, बाकियों पे नहीं लगता। उसके बाद डिडक्शन अलाउेबल। तो देखो यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी डिविडेंड, कोई भी इनकम अगर आप लेने के लिए कोई खर्चा करते हो तो 20% तक का आपको खर्चा अलाउेबल है। और अगर हम सिक्योरिटी की बात करें, अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी खरीदने के लिए या सिक्योरिटी के लिए अगर आपको बैंकर को या किसी ब्रोकर को पैसे देने पड़े, अलाउेबल है। उसके बाद कहा गया कि आपने मशीनरी आप रेंट पे देते हो, आप प्लांट रेंट पे देते हो, तो उसके मेंटेनेंस के लिए, उसके इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए आपको खर्चा देते हो तो अलाउेबल है। उसके बाद डिडक्शन नॉट अलाउेबल। तो इसमें कहा गया कि अगर कोई पर्सनल असेसी पर्सनल खर्चा करता है तो अलाउेबल नहीं है। अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को कोई भी इंटरेस्ट इनकम या कोई भी पेमेंट कर रहे हो और आउटसाइड इंडिया कर रहे हो विदाउट डिडक्शन ऑफ TDS तो वो अलाउ नहीं है। अगर आप किसी रेसिडेंट को, मैं जो बता रहा हूँ ध्यान सुना, हो सकता है ये आपकी क्लियरिटी PGBP और TDS के टॉपिक में जाके हो, लेकिन अभी के लिए सुन लो, PGBP और TDS में इसका रिविजन होगा, वहाँ पे और क्लियरिटी मिलेगी। कहा जाता है कि अगर किसी रेसिडेंट को आपने
टीडीएस काटना था, आपने टीडीएस नहीं काटा, या फिर टीडीएस काट लिया और डिपॉजिट नहीं किया, तो 30% का डिडक्शन हम यहाँ पे आपका लेस कर देंगे, हमको पूरा आपका खर्चा जो है वो अलाउ नहीं करेंगे। तो टीडीएस इज कंपलसरी। उसके बाद में सैलरी का एक प्रोविजन यहाँ पे डाला गया है कि सैलरी जो है सैलरी हेड में है और आप उसकी पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, ठीक है, तो उस पर जो टैक्स लेस करके आपको पे करना था, आपने विदाउट टैक्स लेस किए अगर पे कर दिया तो भी ये खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। और यहाँ पे एक है रिलेटिव का टॉपिक। रिलेटिव के टॉपिक में क्या होता है, जैसे लेट सपोज मेरा भाई मेरी कंपनी में काम करता है, मैं उसे 50,000 रुपये सैलरी देता हूँ, असेसिंग ऑफिसर बोलता है कि यार इसको 20,000 देनी थी, 50 नहीं 30,000 एक्स्ट्रा दिया है, तो उसके कहने पे ये 30,000 रुपये का खर्चा मुझे डिसअलाउ करना पड़ेगा। ये पीजीबीपी में भी आप पढ़ोगे। उसके बाद है अगर कोई भी खर्चा कैश में किसी एक पर्सन को एक दिन के अंदर 10,000 से ज़्यादा आप करते हो कैश में मैं क्या बोल रहा हूँ कैश में, तो ये डिसअलाउ हो जाता है। फिर 30% का प्रोविजन मैंने आपको बताई दिया है। उसके बाद ये सारी चीज़ें एक बार आपको खुद से पढ़नी है, आपका टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। कुछ चीज़ें हो सकती हैं आपको क्लियर ना हुई हो, जो कि आपको पीजीबीपी और टीडीएस या कैपिटल गेन के टॉपिक के बाद और क्लियर होगी। इस टॉपिक को यहाँ पे रोकते हैं। विश ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। एक बार अच्छे से खुद से पढ़ना, और एक ही चीज़ कहूँगा, परफेक्शन का एक ही तरीका है, वह रिविजन, ठीक है। विश ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।